हेलो एवरीवन, एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ मिश्रा। आज आप लोगों को यूपी टेट 2021 मैथ कक्षा 1 से 5 तक की मैथ का पेपर सॉल्व कराएंगे और चलते हैं इस क्रम में। पहला क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बहुलक और माध्यक, दूसरा ऑप्शन है माध्य और बहुलक, तीसरा ऑप्शन है माध्यक और बहुलक, चौथा ऑप्शन है माध्य और माध्यक। तो पहले हम लोग जान लेते हैं बहुलक क्या होता है, फिर माध्यक क्या होता है, माध्य क्या होता है। तो क्वेश्चन को हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं बहुलक क्या होता है। तो बहुलक जो डेटा या उसमें प्रेक्षण में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। जैसे हमने कोई डेटा लिया प्रेक्षण, मान लिया प्रेक्षण हो गया हमारा वही 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15। ये हमारा प्रेक्षण या इसको डेटा भी बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई वही बहुलक होता। तो इसमें सबसे ज़्यादा आया हमारा 9, 3 बार आया। तो इसमें बहुलक 9 आएगा। बहुलक क्या होगा? बहुलक 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 3 बार आया और 3 बार आया है मतलब इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार आया। दूसरा हम आप लोगों को बताते हैं माध्यक, या नहीं दूसरा हम आपको बताते हैं माध्य। माध्य क्या होता है? चलिए इसको हम इरेज करते हैं पहले। तो प्रेक्षण तो यही रहेगा, और फिर हाँ प्रेक्षण डाटा यही है। हम लोग पढ़ने जाएंगे माध्य। तो क्या पढ़ने जाएंगे? माध्य, सॉरी माध्य। तो जैसे हम लोग डाटा मिल गया, माध्य होता है जो प्रेक्षण या डाटा होगा इसका योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या डाटा की संख्या होगी। तो हमें प्रेक्षण में 3, 4, 5, 8, 9, 9, 13, 15, ये हमें कितनी संख्या मिल गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमको मिल गई है 10 संख्या। इसमें प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग हम लिखेंगे, अब यहाँ पे प्लस लगा दे रहे हैं, 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 8 + 9 + 9 + 13 + 15 और अपान संख्या कितनी है? 10। अब हम इसमें इसको जोड़ लेंगे, 4, 3, 7, 5, 12, 5, 17, 17, 8, 8, 7, 15, 25, 25, 9, 25, 9, 34, 34, 9, 43, 43, 9, 52, 52, 3, 55, 10, 65, 65, 5, 70, 10, 80, 80/10। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 80/10। तो माध्य हमारा क्या आ जाएगा? माध्य आएगा हम लोगों का 10 80/10 = 8। तो माध्य हमारा इसमें आ गया 8। तो बहुलक पता चल गया आपको, माध्य पता चल गया। माध्यक पे आते हैं। माध्यक क्या होता है? तो हम लोग आते हैं माध्यक पे। माध्यक के लिए प्रेक्षण वही लेते हैं और चलिए प्रेक्षण को भी हटा के फिर से ले लेते हैं। हाँ हम लोग माध्यक क्या लेंगे?
सॉरी, माध्यक जो डेटा या प्रेक्षण होता है, अगर डेटा या प्रेक्षण सम संख्या में है उसके लिए उसका अलग फार्मूला होता है, अगर डेटा और प्रेक्षण अलग विषम होती है तो उसके लिए उसका फार्मूला अलग होता है। और ये हम लोग प्रेक्षण देखते, प्रेक्षण ले लेते हैं, कोई भी प्रेक्षण जैसे डेटा हमने ले लिया 3, वही डेटा फिर ले रहे हैं 4 5 5 8 9 9 9 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 16, ठीक है 16 ले लिया। अब यहाँ में जो प्रेक्षण का डाटा है वो विषम संख्या में 11 है टोटल, विषम संख्या में, तो इसके लिए हम फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वहाँ पद, ठीक, n/2 प्लस 1 पद। तो हमें प्रेक्षण की संख्या कितना, n की संख्या कितनी इसमें 11 है, n की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n लिखेंगे हम लोग 11 प्लस 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6वां पद। इसमें क्या आएगा 6ठा पद, 6ठा पद 1 2 3 4 5 6 9 आ जाएगा। अब हम लेते हैं सम संख्या, सम संख्या लेंगे, इरेज करते हैं पहले, हम लोग ने पूरा डाटा को हम लोग डिलीट करते हैं। फिर हम डाटा वही ले लेते हैं 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15। अब इसमें जो प्रेक्षण है, प्रेक्षणों की संख्या 10 हो गई, ये सम संख्या है, इसके लिए फॉर्मूला है n/2 वहाँ पद प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 वहाँ पद अपॉन 2, तो 10 है तो 10/2 आ जाएगा कितना 5वां पद, और 10/2 5 प्लस 1 6ठा पद प्लस 6वां पद अपॉन 2, तो 5वां पद 1 2 3 4 5 8 और 6ठा पद 9, 8 प्लस 9/2 9 8 17 9 8 17/2 अपॉन 2, तो हो जाएगा ये 8.5। ये हो गया हमारा सम संख्या के लिए, अगर प्रेक्षण सम हो। पहले बताया था विषम के लिए, ये सम के लिए है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। क्या दिया है कि अवरोही, हाँ एक चीज वो लोग बता दे रहे हैं, अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में। जैसे हमने किसी संख्या को लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये बढ़ता हुआ क्रम चल गया आरोही। अवरोही घटते हुए क्रम है, जैसे हम लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया अवरोही, ये हो गया आरोही क्रम में। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए
कौन सी केंद्रीय प्रवृत्त के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो हमने देखा कि बहुलक जो संख्या बार बार आती है और दिया कि दोनों छोरों से हटा देते हैं, अगर जैसे दोनों छोरों से हटा देंगे तो प्रेक्षण पे फर्क पड़ जाएगा, तो बहुलक हमारा प्रभावित होगा, माध्य भी हमारा प्रभावित होगा, और माध्यक हमारा प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वो बीच की संख्या होती है। हमने यहाँ पे कहते जैसे 5वां पद 6ठा पद, तो वो नहीं प्रभावित होता है। जैसे हमने आप लोगों को बता दिया था प्रेक्षण तब माध्यक के लिए, एक फिर से बता दे रहा हूँ, और माध्यक के लिए उसमें क्या माध्यक है 3 4 5 5 8 9 9 9 15, ये था 10। इसमें क्या कह रहा है कि प्रेक्षण दोनों हटा दिया जाए। अब हमने मान लो इसको भी हटा दें, क्या नाम है, दोनों पदों से हटा दें, एक 3 को हटा दिया हमने, फिर 15 को हटा दिया। अब हमने इसका निकालना होगा तो कि संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होगी। ये भी सम संख्या, सम संख्या के लिए फार्मूला बताया था आप लोगों के लिए, n/2वां पद प्लस कोष्टक में n/2 n/2 प्लस 1 वहाँ पद अपान 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 है 4, 8/2 बराबर 4वां पद हो जाएगा, 4वां पद, ये हो गया 8/2 4 प्लस 1 5वां पद प्लस 5वां पद अपान 2, तो चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद क्या हो गया 8 और 5वां पद क्या हो गया 9, 8 9 अपान 2 बराबर 9 8 17/2 बराबर 8.5। इसके पहले अभी आपने लगाया था कि जब संख्याएं 10 थी तब भी हमारे पास 8.9 ही आ रहा था, और संख्या हमने उसमें दिया कि दोनों तरफ से हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है कि दोनों छोरों से प्रेक्षण को हटा, दोनों छोरों से हम प्रेक्षण को हटा दे तब भी हमारा माध्यक वही रहा। तो हमें प्रभावित क्या क्या हो रहा था, हमें प्रभावित होता था माध्य और बहुलक। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, एक फलक पे रंग के लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो हमें n यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, n की जगह हम रख देंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो 5 - 2 3 का होल स्क्वायर इंटू 6, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 6, 9 6 54, 9 6 54। तो ऑप्शन 54 करेक्ट होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमें इसके लिए फार्मूला n बहुभुजों के अंतःकोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है फार्मूला। n बहुभुजों मतलब पंचभुज हो, 6 भुज हो, 7 भुज, कोई भुज हो, n भुजों की संख्या, जैसे यहाँ पंचभुज दिया गया है, अगर षष्ठभुज देता कुछ भी देता तो n बराबर 5, तो हम n पंचभुज दिया, n की जगह हम 5 रखेंगे, 5 - 2 गुणे 180, तो 3 गुणे 180 डिग्री उठाते हैं 54, 540 डिग्री। तो ऑप्शन में 540 का पहला ऑप्शन 540। अगर हमको 540 दे देता पंचभुज अंतःकोणों का पूछता तो हम इसके लिए अपॉन n लिख देते हैं, ये फार्मूला हो जाता। और जैसे हमको यहाँ आया 540, तो n बराबर 5 दिया गया है, तो 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जाएगा कितना, 5 सेकंड में 5 5/40,
108 डिग्री। एक कोण का मान हमें ज्ञात करना होगा। अगर कभी क्वेश्चन में आज इसमें पंचभुज के सभी कोणों का मान अगर एक कोणों का पूछता तो 108 डिग्री होता। तो एक कोण का निकालने के लिए अपन n लिख देंगे। जैसे यहाँ 5 - 2 इंटू 180, तो 3 गुणे 180 अपान जब n कर देंगे, अपान n अपान मतलब 5, तो 5 से जब डिवाइड कर देंगे 108 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन कह रहा है एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो क्या कह रहा है, एक खंभा है, हमने मान लिया खंभे की जो हाइट हमने x मान लिया। खंभे की हाइट क्या मान लिया हमने? x। अब क्या करें, एक खंभे का 4/7 भाग, तो खंभा की पूरी हाइट 4x है, तो x की 4/7 मतलब x गुणे 4/7। ठीक है। भाग कीचड़, इतना भाग कीचड़ में धंसा है, जबकि धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचना है। तो धंसा कितना है? इतना। अगर इसका हम 1/3 भाग बाहर खींच लेते हैं तो हमको मिलता है कि 8 मीटर का खंभा अभी भी अंदर कीचड़ में है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें करेंगे माइनस लिखेंगे, यही धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ x गुणे 4/7 गुणे 1/3 भाग 1/3 बराबर 8। अब हमसे पूछा खंभे की पूरी माप क्या होगी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x/7 माइनस 4x/21 बराबर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, आसान है। हम लोग इसका नीचे ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 21। एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, 7 और 21 का एलसीएम निकाल ही लेंगे। 7 3 21, 4 3 12x माइनस 21 का 21 एक बार जाएगा, माइनस 4x बराबर 8। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा? 8x/21 बराबर 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21 मीटर। तो खंभे की पूरी हाइट है, खंभे की पूरी माप 21 मीटर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो हमको दे रहा है इसके ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो मान लीजिए ए और प्लस बी, ए बी मिल के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो हमको काम ज्ञात करने के लिए हम जो ए और बी मिलके जो जितने दिन में कर रहे हैं, ए बी मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में उसी काम को सी और ए 20 दिन में। तो टोटल काम हमें निकालने के लिए हम 12, 15, 20 का एलसीएम लेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 12, 15, 20 का एलसीएम होगा 60। तो ये आ गया हमारा कुल काम, ये होगा कुल काम हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी जो कुल काम है वो 12 दिन में करते हैं, तो हमें एक दिन का काम हमें ज्ञात करना होगा। तो एक दिन का काम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से 60 में भाग दे देंगे। ये पूरे दिन का है, पूरा काम करने में लगा रहे हैं, तो एक दिन में 5 दिन। कितना दिन लगाएंगे एक दिन में? 5। 12 25 60। बी और सी 15 दिन में काम को पूरा खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा? 5 चौका 64। और सी और 20 दिन में कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में? 20 तिहाई 60 3। ये हमारा एक दिन का काम है। एक दिन का काम है ये हमारा एक दिन का काम है। अच्छा, हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ये मिलके एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा? हम इसको ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ए 2 बार है तो 2a हो जाएगा, 2
बी 2 है तो 2b, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ये मिल के 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 3 12, ये एक 12 है। एक दिन में कितना काम मिल, तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 12/2 बराबर 6। तो हमें आ गया a प्लस बी प्लस सी मिलके 6 दिन में, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। हमको दिया गया कि क्या पूछा है हमको? a अकेले कितने करता है? b और c एक दिन में कितना? 4 काम करता है। तो यहाँ b और c की हम वहाँ वैल्यू रख देंगे कि एक दिन में 4 काम करता है, तो a की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a = 6 माइनस बी प्लस सी, और b प्लस सी का है 4 दिन, तो 6 माइनस 4 बराबर 2, 6 माइनस 4 बराबर 2। तो हमें आ गया कि a का एक दिन में 2 काम करता है, तो कुल काम कितने हैं? 60। तो a कितने करेगा? a करेगा 60/2 बराबर 30 दिन। तो ये पूरा काम करने में 30 दिन लेगा। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए क्या कह रहा है? किसी सीपी, क्रय मूल्य को कास्ट सीपी बोलते हैं, या हम लोग क्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य क्या कह रहा है? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, पूरे 3/2। इसको हम लोग सीपी भी लिखते हैं, कास्ट प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस। तो हमें सीपी बराबर एसपी इंटू 3/2 आ गया। तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं। सीपी अपान एसपी इक्वल टू 3/2, रेशियो आ गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लिखते हैं सीपी, ये रेशियो है ही, सीपी अपान एसपी कितना है? 3:2। कोई चीज़ हम 3 रुपये हम खरीद के 2 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लॉस होगा? हमें मान लीजिए 3 से 2 हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 1 का, -1। और कितने पे हो रहा है? 3, सीपी पे। सीपी कितना? 3। अब हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज पूरे 100 कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3, 100 3 53। अब ये माइनस बता रहा है कि ये हानि हो रही है। यहाँ हमारे क्या पूछा गया? लाभ यहाँ, तो माइनस है, यहाँ क्या बता रहा है कि हानि हो रही है। तो 33 सही 1/3%। तो यहाँ है तीसरा है 33 1/, हानि, समझ क्या? हानि हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अभी हमको 12 से भाग देनी है। 12 लाख ये है, हमको भाग देनी है। 12 से भाग देनी है। 12,101। ठीक, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। 1 बार जाएगा, सब लोग लगाए हैं बचपन में। 1 बार में एक ही संख्या उतरती है। 12 से 1 में जाएगी नहीं, दूसरी संख्या हमको उतारेंगे, 2 संख्या उतारेंगे, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ भी हमको 0 बढ़ाना पड़ जाएगा। फिर तब भी नहीं जा रहा, 10 12 छोटा है, फिर हमें 1 उतारेंगे। हमने यहाँ पे 1 उतारा, फिर हम यहाँ 1 बार 0 ले जाएंगे। अभी कितनी बार जा रहा है? 12/96, 8 बार जा रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा? 96। नीचे कितना बचेगा? 5। ये कितना हो गया? 2। 12 चौक 48, 12 चौक कितना? 48। शेषफल कितना आ गया? 4। तो शेषफल आ गया ऑप्शन नंबर 1 सही है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्या? 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक बढ़ा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के पहले हम लिख देंगे, क्या लिखा? 378 इंटू 2
56 पूरे 312। यूनिट डिजिट निकालेंगे, सबसे पहले हम करते हैं जो लास्ट वाला अंक होता है उसी का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं और वैसे से डिजिट निकल जाती है। जैसे इसमें दिया 8 का हम लोग गुणा करेंगे 6 में, 8 छक 48। अब उस 48 जैसे 8 छक 48, अब इस 48 में हम लोग यूनिट डिजिट निकालना तो 8 को हम लेंगे, तो उस 8 से 9 में गुणा करेंगे, उस 8 से 9 में 9 8 है 72, 72 72 में क्या बचा 2, अब उस 2 से इस 2 में गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तो यूनिट डिजिट हम लोग को क्या आ जाएगी 4। तो पूरा हम लोगों को पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट में आपस में गुणा कर लेते हैं, जो आ जाता है वही इसका डिजिट होता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। अभी हम पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे माध्यक और बहुलक निकालने के लिए, तो क्वेश्चन अच्छा है, आते लगाते हैं। क्या दिया हम लोग को, माध्य दे दिया है और जो प्रेक्षण दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू हम लोग को अगर पता हो जाएगी हमें माध्यक भी पता चल जाएगा। तो हमें x की वैल्यू पहले निकालनी होगी। x की वैल्यू कैसे निकालें, माध्य बराबर क्या होता है, अभी आप लोगों को प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे, तो प्रेक्षण हमको दिया 5, देखिए 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 और +2, कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी 10, और माध्य हमको पहले से ही दे दिया है 4.5, कितना दिया 4.5, तो 10 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना होगा 7 5 12 7 19 19 8 9 8 17 19 8 27 27 5 32 32 4 36 36 3 39 1 40 2 42, तो हमें हो जाएगा इसका, इसमें पहले लिख देते हैं 4.5 बराबर 42 + x अपान, तो हम लिख देंगे 4.5 × 10 बराबर 42 धन x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 का 4.5 में गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, तो हमें x = क्या हो जाएगा 45 - 42 बराबर 3। अच्छा, अब हमको आ गया माध्यक पूछ रहा है, हमें x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई। अब माध्यक निकालने के लिए अब संख्या को हम पहले या आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें, तो संख्या को हम लिख ले रहे हैं, जैसे प्रेक्षण है 1, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यही बता दे रहे हैं 1 मिनट, 1 2 3, फिर ये भी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 7 7 7 7, फिर 8। अब हमें इसका निकालना माध्यक, तो संख्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या हो गई सम के लिए फार्मूला था n/2 महापद ब्रैकेट में n/2 ब्रैकेट 1 + 1 महापद अपान 2, तो डायरेक्ट निकल n+2 मतलब 10 पांचवा पद और प्लस छठा पद, 1 2 3 4 5, पांचवा प्लस छठा पद। तो पहले क्वेश्चन में फार्मूला देके बताया गया था, तो इसमें आएगा 1 2 3 पांचवा पद प्लस छठा पद अपान 2, तो पांचवा पद हो गया 4 और प्लस छठा पद हो गया 5 अपान 2, 5 4 9/2 बराबर 4.5, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। सांख्यिकी में
विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। ये सब लोग पढ़े होंगे आर फिशर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। हाँ, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रम से DEF, त्रिभुज ABC यह है त्रिभुज, त्रिभुज का मध्य बिंदु, त्रिभुज के मध्य बिंदु D, E और F ज्ञात कीजिए निम्न। हाँ, इसमें थोड़ा त्रिभुज है ABC है, इसके मध्य बिंदुओं से मिलाने पे जो त्रिभुज बनता है, थोड़ा इसमें गलत है। तो DEF, तो जो त्रिभुज है इसके मध्य बिंदुओं से मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनता है, पूछा है उसमें जो त्रिभुज बनता है वो क्या है, नीचे दिया गया है। तो त्रिभुज जो ये त्रिभुज DEF है, ये पूछ रहा है कि इसमें कथन पूछ रहा है, कथन कौन सा सही होगा। तो DEF जो होगा ये पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलकर बना, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाकर जो त्रिभुज बनता है वो संपूर्ण त्रिभुज का 1/4 होता है। तो त्रिभुज DEF बराबर 1/4 ABC। तो देखते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4, DEF का क्षेत्रफल 1/4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, हाँ सही है। त्रिभुज DEF का 1/4 गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो त्रिभुज ABC के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनता है वो संपूर्ण त्रिभुज का 1/4 होता है। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है और हरात्मक माध्य H है, तो उसमें से कौन सा सही होगा। पहले हम लोग जानेंगे समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य क्या होता है। समांतर माध्य A है, समांतर माध्य A का फॉर्मूला होता है A + B/2। ये हो गया समांतर माध्य का फॉर्मूला। अब हम कहते हैं ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य का फॉर्मूला होता है G = √AB और फिर हरात्मक माध्य H = 2AB/A + B। अब आपको बताना है इसमें से समांतर माध्य बड़ा है कि ज्यामितीय माध्य बड़ा कि हरात्मक माध्य। तो हम मान लेते हैं A और B की कुछ वैल्यू रख लेते हैं, हम लोग पता चल जाएगा कौन किसमें से बड़ा है। मैंने मान लिया A = 4 और B = 9, कुछ भी मान लेते हैं आप, चाहे A = 10 मान लीजिए, 20 = 20, आप कुछ भी मान के आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान के लगा लीजिए। तो हम A = 4 ले लिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, A = 4 में 4 + 9, 4 13/2 बराबर 9 4 13 आएगा 6.5। तो हमको समांतर माध्य 6.5 मिल गया। अब हम लेते हैं ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य √A का मान है 4 और B का मान है 9, √36, 36 कितना होता है 6, ठीक है। अब ये क्या आ गया, हरात्मक माध्य। A बराबर कितना दिया, 2 × 4 × 9 बटा 4 + 9, तो 9 चौका 36, 2 72, 72/13, तो कितने बार 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 65 5 7 7, फिर 0 7 70 आ जाएगा, फिर 5 ही बार जाएगा 0.5। तो हमें ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं, हमको तो सिर्फ उसमें पूछना है, संबंध पूछना है। तो हमें इसमें से जो समांतर माध्य है उसकी वैल्यू आएगी 6.5, ज्यामितीय माध्य की वैल्यू आ गई 6 और हरात्मक माध्य की वैल्यू आ गई 5.5। तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ क्या बड़ा है, A > G और G > H, तो इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। तो इसमें से ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रम है। इसको कई तरीके से आप लगा सकते हैं। दिया गया दो संख्याओं का अंतर 5 है, माना हमने संख्या x और y ले लिया, संख्या हमने x - y = कितना दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 5 और उनका गुणनफल x × y 36 दिया गया है।
तो हमसे पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर पूछ रहा है। तो हम संख्या तो आराम से निकाल सकते हैं। संख्या निकालने के लिए कई तरीके से हैं। यहाँ हमें दे दिया है कि x माइनस वाई बराबर 5, एक्स वाई फिर हमें ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी जिसका मल्टीपल 36 हो जाए और जो संख्या आपस में घटे उनका जो अंतर है वो 5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी 6 लेंगे तो 5 आएगा नहीं, 6 36। हम 4 और 9 ले लेते, 9 और 4 ले लेते हैं। x 9 चौका 36 और 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो हमें x बराबर अगर 9 ले लें और y बराबर 4 तो इनका अंतर भी 5 आ जा रहा है। 9 चौका 36 संख्या तो हमें संख्या पता ही चल गया 9 और 4। इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। तो व्युत्क्रम लेने के लिए तो संख्या को जैसे हमने कोई संख्या मतलब एक्स वाई लिया है तो हमने 1 बटा वाई माइनस 1 बटा एक्स, यही हो जाएगा इनका व्युत्क्रमों का अंतर। इसका अंतर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है पहले से ही। x उनका अंतर 5 हमको पता है और उनका मल्टीपल भी हमको दिया हुआ है तो 5 बटा 36। तो ऑप्शन में 4 नंबर है 5 बटा 36। इसको आप और भी तरीके से लगा सकते हैं। आपको और तरीका पे बहुत लेंथी तरीका पड़ जाएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जाने दीजिए, छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? नंबर 1 हरिश्चंद्र, नंबर 2 श्रीनिवास रामानुजन, नंबर 3 श्रीधराचार्य, नंबर 4 आर्यभट्ट। तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान सबसे ज़्यादा श्रीनिवास रामानुज जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर उसकी छत का क्षेत्रफल पूछा। तो देखिए, मान लीजिए एक कमरा है आपका, ठीक, मान लीजिए एक कमरा हो गया। इसमें कमरे की चारों दीवार, ये हमने मान लिया है कमरे की लंबाई L, ये हम चौड़ाई होगी कमरे की B, ये होगी कमरे की ऊंचाई H। अब हमसे क्या कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कमरे में 1 2 3 4, तो इस एक कमरे का क्षेत्रफल होता है, एक कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा इधर वाले का L इंटू एच, ठीक। अब एक दीवार इस साइड है, एक दीवार उस साइड भी होगी, तो हम इसमें 2 बार लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इंटू 2, ठीक, प्लस चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछा। इस दीवार पे आते हैं, ये वाली दीवार जो होती है ये वाली, इसमें दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हैं। इसमें चौड़ाई क्या दिया है B और लंबाई H दी गई है, तो लिखेंगे B इंटू एच। एक दीवार इस साइड है, एक दीवार इसके अपोजिट भी होगी, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। तो हमें चार दीवार पूछा है। एक दीवार ये होगी, एक दीवार 2, एक दीवार 2 3, ये 4, चारों दीवार हो गई। तो जो दीवार इस साइड की वही सेम वाली होगी, तो इसलिए उसका 2 गुना कर दिया, जो इधर की होगी उसको इसलिए 2। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 660। अब यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, हमको 2h कॉमन ले लेंगे, 2h कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा, L प्लस B बराबर 660 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कमरे की ऊंचाई हमको 11 दे दी है, H की वैल्यू हमको दिया गया है 11 मीटर। हमें यहाँ H का मान रख देंगे 2 इंटू 11, कोष्टक में L प्लस B बराबर 660। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 22 से 660 में 22 20 को 60 3 बार जाएगा, 22 3 66। तो L प्लस B कितना आ गया हमारे पास, L प्लस B इक्वल टू 30। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्या ये रहा कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई L इक्वल टू 2b, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई इक्वल टू 2b। यहाँ L प्लस बी बराबर 13, तो b बराबर कितना आ जाएगा, L इक्वल टू 2b है, तो 2b प्लस b इक्वल टू, b इक्वल टू ये 3 10, तो चौड़ाई कितनी आ गई 10, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, L बराबर 20। जब लंबाई चौड़ाई का योग 30 है, अगर लंबाई चौड़ाई का योग 30 दिया है, हमको चौड़ाई 10 हो गई, तो लंबाई कितनी मिलेगी 20। अब हमसे पूछा छत का क्षेत्रफल, ये है छत का क्षेत्रफल निकल, लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लंबाई भी हमको मिल गई, लंबाई कितना है 20 है, और चौड़ाई कितनी है 10, 20 गुणे 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। तो हमको कमरे के छत का भी क्षेत्रफल मिल गया, तो 200 ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक। फ्रैक्शन या भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो अगर महत्तम निकालना है तो ऊपर वाले संख्याओं को पहले महत्तम निकालेंगे, नीचे वाले संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लासा निकालेंगे। अगर यहाँ पे लासा देता तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालता है, नीचे वाली संख्याओं को मासा। तो हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक, तो 14, 12 और 21 का हम लोग पहले मासा निकालेंगे। ये है 14, 42 और 21। तो 14 को हम लोग सीख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या हम लिखें 2 × 7। अब ना तो हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं ना 7 को, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जिसको दोबारा हम डिवाइड ना कर सकें। इसी तरह हम 42 को लिख लेंगे, 42 हो 7 छक 42, और 6 को हम 2 बार में 2 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 × 3 × 7। इसी तरह 21 का 7 × 21, 3 और 7। तो महत्तम समापवर्तक तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 7, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7। तो मासा क्या आ जाएगा हम लोगों का, मासा बराबर 7। तो आगे हमको हल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन में मासा पूछा तो मासा सबसे ऊपर दिया गया 7, बाकी किसी ऑप्शन में 7 है नहीं, तो हम लोग अपना समय बचाते हुए मार के आगे निकल जाएंगे। अगर आपको लगाना है अभी 33, 55, 22 का लासा निकाल लेंगे, 33, 55 और 22, इसका लासा निकालेंगे 2 से जाएगा, 33, 55, 11, 3 से 11, 55, 1, 11, फिर 5 से ले जाएंगे और फिर 11, 11, फिर 11 आ जाएगा और फिर हम 11 से ले जाएंगे 1 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 25 30, 30 एक ग्रही हम 330, तो 330 आ गए। तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ऑप्शन से देखते लगा देते हैं, तो 330 आ जाएगा, तो अपन 7/330 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कोष्टक में 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना हमें। क्या दिया कोष्टक में 7 + 2√10 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल, हम इसको वर्गमूल लगाएंगे। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। हमें देखकर सोचना पड़ेगा हम इसको a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में बनाएं। तो हम 7 को किस में तोड़ दें कि हमको ये पूरी संख्या a + b का होल स्क्वायर है। तो अगर हम 7 को √5 + √2 में अगर तोड़ते हैं तो हमको यहाँ जैसे √5 + √2 + 2√10, तो हमें a² + b² + 2ab के फॉर्म में मिल जा रहा है। तो हम 7 को तोड़ के ऐसे लिखते हैं लिखते हैं इसको पहले 5 + 2 + 2√10, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने 7 को बस 5 और 2 में लिखा है। अब हम इसको कर सकते हैं a + b के फॉर्म में। a + b के फॉर्म में लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें 5 को रूट भी लगा दे और 5 लिखा है, रूट लगा के 5 लगा के इसका हम स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसको भी हम रूट लगा दे रहे हैं और इसका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 ही बचेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ हमको दिएगा 2√10। अब यह 10 है, रूट 10 इक्वल टू कर सकते हैं √2 इंटू √5, इस भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में √5 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। अभी हमको देखने से ही पता चल जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको हम लिखेंगे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये लगा देंगे होल स्क्वायर, रूट इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा √5 प्लस √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है? आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसको दिया एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो आकृति का परिमाप क्या होगा? तो हम बनाते हैं पहले वर्ग। ये मान लीजिए हमारा वर्ग हो गया। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक। इसमें दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, हम इसी पे के ऊपर बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज और इसकी एक भुजा ये हो गई और वर्ग की भी एक भुजा होगी, तो दोनों भुजा उभयनिष्ठ होगी जो दोनों में हो जाए। तो ये समबाहु त्रिभुज और वर्ग की भुजा ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये भुजा हम लोगों की उभयनिष्ठ हो गई, ठीक। अब दिया त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान 4/3 ही होगा। ये भी 4/3 हो जाएगा और ये भी 4/3 हो जाएगा। और ये वर्ग है, वर्ग की जब एक भुजा 4/3 हो जाएगी, वर्ग की चारों भुजाएं वही सेम होगी, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है। 4/3 ये भी हो जाएगा और 4/3 ये भी हो जाएगा, 4/3 ये भी। अब वैसे पूछ कर रहा है इस आकृति का परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप लेने के लिए सभी भुजाओं का योग ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 भुजा है, तो 5 गुणे 4/3, 4/3 बराबर कितना हो गया? 5 का 20/3। तो 20/3 ना देकर इसको हम फिर से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 छक 18 और 2 20/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4, 6 सही, 2/3 सेंटीमीटर, 18 4। निम्नलिखित में कौन संख्या 99 से विभाजित होती है? तो हम 99 से विभाजित के लिए खोजे, 99 हो गए। 99 में 11 और ये 9 का मल्टीपल है, तो जो संख्या हमें 11 और 9 से कट जाएगी वही संख्या 99 से भी कट जाएगी। और हमें 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो कोई संख्या हो गई उसमें जो जैसे ही संख्या हो गई इसके सम वाले स्थान को, जैसे इसको ये एक साथ जोड़ लेंगे और ये एक साथ जोड़ कर घटा देंगे। अगर 0 आ जाएगी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, और इस संख्या को जोड़ देंगे, अगर 9 से डिवाइड हो जाएगी तो संख्या 99 से डिवाइड होती। चल देखते हैं। तो 3 7 3 10 4 14 6 20 और 5 2 7, 20 में से 7 0 आएगा ही नहीं, तो ये 11 से डिवाइड होगी नहीं। चलो दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। 9 3 12 12 6 18, 4 1 5 5 2 7, 18 में से 7 0 होगा नहीं, 18 में 7 11 बचेगा, तब भी 11 से नहीं कटेगा। हमको 0 चाहिए। 5 1 6 और 7 6 13, 7 3 10 2 12, तब भी एक 0, तब भी नहीं आया। हम देखते हैं यहाँ से 4 1 5 4 9 और 3 1 4 1 5। हाँ, क्या होगा? ये हो गया जैसे संख्या 1 1
4 3 4 5। ये देखिए क्या हो रहा है, इसको एक साइड जोड़ लेंगे, 1 4 1 5 5 4 9, और फिर इसको हम एक साइड जोड़ लेंगे, 3 1 4 1 5। तो कितना आ गया 9 - 9 बराबर 0। अब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 9 का डिवाइड होना, इसको जोड़ लेंगे, अगर 9 से कट जाएगा तो कट जाएगा। तो 1 + 1 + 4 + 4, इसको प्लस कर लेंगे, 2 4 2 6 3 9 9 9 18। ये भी 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जो संख्या 11 9 से डिवाइड हो जाएगी, 99 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 4 हो जाएगी। 11 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, 11 डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम स्थान पे जो संख्या सम पे होंगी उनको एक तरफ जोड़ लेंगे और विषम वाले को एक साइड जोड़ के दोनों को आपस में घटा देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो वही 11 से कट जाएगी संख्या, अगर 0 नहीं आएगा तो 11 से नहीं कटेगी। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे, अगर 9 से कट जाएगी तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, सबको पता है। चलिए आ जाते हैं 21 नंबर पे। यदि 10 की घाते 3x = 125, तो 10 की घाते -2x का मान क्या दिया है? 10 की घाते 3x = 125। ये हम लोग पहले से पढ़े हैं, जैसे ये होता है फार्मूला a⁴mn = a⁴nm, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं a⁴m⁴n, या हम लिख सकते हैं a⁴n⁴m। ये सब आपस में बराबर होते हैं, कुछ भी लिख देंगे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे कभी आपको मिल जाए a⁴m⁴n, ये कभी नहीं इक्वल होगा a⁴m, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। या 10 की घाते 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 की घाते x⁴3। अब 125 है, ये 5 का क्यूब है, ये लिखेंगे 5⁴3। घाते बराबर है तो अंदर की संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो 10 की पावर x = 5 दिया क्या हमको, 10 की घाते -2x, तो हम इसको 1/, कर लेंगे। 1/10x = 1/5। कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर है तो हम दोनों संख्याओं को 1/, कर लेंगे। अब हमको क्या पूछा, अब ये देखिए 10⁻x है। अब इसमें 10⁻x करने तो घाते जुड़ जाती हैं, 2x हो जाती हैं। तो हमें 1/10⁻x से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 1/5 से उसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यहाँ कर दे रहे हैं 1/10⁻x × 1/10⁻x = 1/5 × 1/5। हमें यहाँ मिल जाएगी 1/10⁻2x = 25। और हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 10 की घाते -2x = 1/25। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। हाँ, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होती है, तो भाजक होगा। हमें पूछ रहा भाजक पूछ रहा है। ये भाज्य दिया हुआ है और हमको क्या दिया हुआ, भागफल पे दिया हुआ, शेषफल भी दिया हुआ। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना दिया होगा, 16,075, 16,075। और हमको भाजक ज्ञात करना है, भाजक मान लिया x, और भागफल हमको मिला 167 167
प्लस शेषफल कितना 43। 43 को इधर हम लोग करेंगे तो इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हमको बचेगा 3 5 में से 3 जा 2 4 32, 16,032 बराबर 167 एक्स। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16,032 अपॉन 167। ये एक बार तो जाएगा नहीं क्योंकि जाएगा ज़्यादा है, एक बार से ज़्यादा बार जाएगा। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, 8 बार, 8 तो 8 6 48, 8 4 12 है, तब भी ज़्यादा बचेगा, 8 बार भी नहीं जाएगा। 9 बार देख लेते हैं, 900, 900 हो जाएगा, और 9 छक 54, 54 और 9 सत्ते 63, ठीक, 3 हो जाएगा, 6 4 10 7 का 1 5 1 6, 1603। एक मिनट, 16, हाँ 9 बार जाएगा, 167 ऐड पेज ले लेते हैं, 16,032 में 167 से भाग करना है, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन का, हाँ तो ऑप्शन से देख लेते हैं, 9 बार जा रहा है तो एक ही है, ऑप्शन नंबर 2 है 96। 96 का जब 167 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये 8 बार जाएगा नहीं, 8 बार से ज़्यादा जा रहा है, तो 8 बार से ज़्यादा के बाद कोई संख्या है ही नहीं, 8 बार से ज़्यादा सिर्फ 96 है, तो 96 ले जाएंगे। तो चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 से छोटे धन पूर्णांकों के अभाज्यों की संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्याओं के 3 से ज़्यादा फैक्टर वो भाज्य संख्या होते हैं। तो हमें पूछा गया अभाज्य संख्या, ये 50 से छोटे धन पूर्णांक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती हैं। कौन कौन सी संख्या होती है हम आपको बता रहे हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 38 कट जाए 39 40 41 43 और 47। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 50 से छोटे धन पूर्णांकों की संख्या 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को लोग ऑप्शन से निकालते हैं। ऑप्शन से कैसे हैं, पहला ऑप्शन देखेंगे क्या, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना। तो मान लें बड़ी संख्या 17 है, तो 17 का 2 गुना, 17 दूना 34। छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 1 का 5 गुना से 3 ज़्यादा है, तो कभी नहीं 5 का 15 8, 34 कभी 8 के बराबर है ही नहीं, गलत। दूसरी क्वेश्चन उठाते हैं, 14 और 5 है, क्या देखो दोनों दो संख्याओं बड़ी संख्या का 2 गुना, 14 का 2 गुना, 14 गुणे 2, 14 दूना 28, क्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो जो 28 है छोटी संख्या 5, 5 का 3 गुना, 5 3 15 संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 5 गुने, ठीक है, ये 3 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा, तो 5 25 3 28, ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो गया। चलिए एक चीज़ तो पूरा हो गई, और दूसरा क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या क्या है इसमें 14, 14 के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। छोटी संख्या क्या है 5,
छोटी संख्या के 3 गुने गुणे 3, इनका योग देखते हैं। अगर 71 हो जाए संख्या होंगे 14 18 14 42 14 चौका 56 और प्लस 15 6 5 11 और 5 1 6 71 बराबर 71। तो ये हम लोग ऑप्शन से इसको ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाते हैं। जो 14 और 5 हैं ये दोनों चीज़ों को हमको सेटिस्फाइज कर रहे हैं। पहला, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो पहले बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या इसमें 14 और छोटी संख्या 5 होगी। बड़ी संख्या 14 गुणे 2 14 और 28, बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 5 के 5 गुने से 3 ज़्यादा, पंचम 25 प्लस 3 28। तो ये तो हो गया। दूसरी बात बोला, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या 14 का 4 गुना और प्लस छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या 5 है उसका 3 गुना का योग 71 होना चाहिए। तो 14 चौका 56 5 15 56 15 71। तो क्वेश्चन 2 सही है। इसको और भी तरीके से लगाते एक्स वाई मान के लगाएंगे, लेंदी पड़ेगा, ऑप्शन से इसको लगाएंगे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा वर्ग की 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। भुजा कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग 8 64, ठीक है। दिया गया कि उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये 64 है जो वर्ग का क्षेत्रफल है। और आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। तो लंबाई हमको दिया गया 16, तो मतलब लंबाई 16 ले लिया। हमसे चौड़ाई पूछा, चौड़ाई को हमने मान लिया x 16। अब हमें x की वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 बटा 16, 16 चौका 64, x बराबर 4। तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी 4। तो इसमें कौन सा दिया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, आयत की चौड़ाई 4। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान। ऐसे संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें इसे इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमको दिया गया है 1/3 अपॉन b अपॉन 4 अपॉन c अपॉन 7। तो ऐसी संख्या जैसे a बटा 3 b बटा 4 और c बटा 7 है, तो ऐसी संख्या को सॉल्व करने बराबर 1 मान लेते हैं। हमारे यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब दिया है a प्लस बी प्लस सी बटा सी, तो a 3 प्लस बी 4 प्लस सी 7 बटा 7। तो 4 3 7 7 14, 14/7 बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2। तो 2 सही है। आप लोग कहेंगे तो 1 क्यों मान लिया, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 10 भी 20 100 कुछ भी मान सकते हैं। डाटा हमेशा ऐसा लिया जाता है जिसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और छोटा लिया जाता है। अगर आपको 1 नहीं लेना तो आप k मान लीजिए। अगर यहाँ k ले लेंगे तो सब में यहाँ भी k आ जाएगा। जैसे a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k, c इक्वल टू 7k या 7k अपॉन c इक्वल टू 7k। नीचे k आ जाएगा, ऊपर से k कॉमन है, k से k कट जाएगा तब भी वही आ जाएगा। हमने यहाँ 2 ले लिया बराबर, यहाँ 2 हमने ले लिया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, b बराबर 8, c बराबर 14। तो रख दीजिए 6 प्लस 8 प्लस 14 बटा 14, 8 से 14 14 28 बटा 14 बराबर। तो कुछ भी डाटा, कुछ भी 1 2 3 4 10 20 100 जो भी कुछ भी ले लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो डाटा हमेशा आसान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कैलेंडर का सवाल है। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों को पहले पता करना है कि ये ईयर कौन सा, सामान्य है या लीप ईयर। ये सामान्य ईयर है। 1992 ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये लीप ईयर है।
तो पहले हम अगर लगाना चाहे तो हम तो 5 जनवरी 1991 से 3 मार्च और 1991 तक का डेट निकालें तो फिर निकालेंगे। जैसे 5 जनवरी 1991 को कौन सा दिन, शनिवार था, तो 5 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बचे, 26 दिन। जनवरी में कितने दिन बचे, 26 दिन। सामान्य ईयर है, इसमें फरवरी 28 की होगी, तो हम कितना लिखेंगे, प्लस 28 फरवरी की। हमको जाना कहाँ तक है, 3 मार्च तक, और 1991 का है, प्लस 3 अपन हम लोग 7 से भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उसको उस दिन में शनिवार में ऐड कर देंगे, तो हमको 3 मार्च 1991 का दिन पता चल। जब हमको 3 मार्च 1991 का दिन पता चल जाएगा तो हम 3 मार्च 1992 का दिन भी पता कर देंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, 26 और 28, 20 20 40, 8 6 14, 3 57 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57, 8 7 56। शेषफल कितना आएगा, 1। ये क्या आ गया हमारा शेषफल। तो शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार। 3 मार्च 1991 को कौन सा दिन था, शनिवार, तो रविवार है, रविवार। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 3 मार्च 1992 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर जैसे अगर हम 3 मार्च 1991 से अगर सामान्य ईयर में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर हम 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक जाएंगे तो अगर शनिवार था उस दिन हमको रविवार मिलेगा, क्योंकि वह लीप ईयर है। अगर हम मार्च में जाएंगे तो हमें उसमें फरवरी काउंट करनी पड़ जाएगी, जबकि सामान्य ईयर था। जब 92 में जाएंगे उसमें मार्च में पूछा है तो उसमें फरवरी आएगी, और फरवरी लीप ईयर में आएगी, इसलिए 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो हमें 3 मार्च 1991 से अगले 3 मार्च 1992 में जाने के लिए रविवार में 2 दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार। मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। अगर इसको और भी नहीं लगाना तो अब 5 जनवरी 1991 से आगे 5 जनवरी 1992 का दिन हमको रविवार मिल जाएगा। 5 जनवरी दूसरे तरीके से लगाना है, 5 जनवरी 1992 को अगर यहाँ शनिवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब हमें देखते हैं कितने दिन, 26 दिन बचा है इसमें जनवरी में। अब यहाँ 92 है तो लीप ईयर है, फरवरी यहाँ 28 नहीं हो जाएगा, यहाँ फरवरी हो जाएगी 29 की। यहाँ कितनी हो जाएगी, 29 की, और 3 दिन वो जोड़ लेंगे, 3/2। 57 था तो यहाँ कितना आ जाएगा, 58/7। तो 2 दिन हमारे शेष बचा है। तो 5 जनवरी 1992 का रविवार था तो 2 दिन जोड़ हो जाए तब भी वो मंगलवार हो जाएगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। हल कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। ब्रैकेट में ब्रैकेट 1/3 माइनस कोष्टक में -2 भाग देनी है इससे, 2/4 से -3। ठीक है, ये पावर जो दिया हुआ सब ऋणात्मक हमें 1/, कर लेंगे, इनको प्लस में कर लेंगे, तो हमको लिख लेंगे इनको 1/1 + 1/1/4 भाग देंगे 1/1/4। ठीक, माइनस थी तो हम अपान में 1/, लिख देंगे, सब प्लस में हो जाएगा। अब हम इसको 1/3 इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हमें हो जाएगा 3 - 4/2 और भाग दे देंगे 4/3। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 चौका 16। 27 - 16 कितना बचेगा, 1 1 11। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 - 16 ये 11 हो जाएगा, और भाग देना है 4 चौका 16 चौका 64 से।
4 की पावर क्यूब है 64, 11/64। तो ऑप्शन नंबर 4 11/64 है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए जरूरी होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज की रचना संभव है, वरना त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो हम ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। एक पहली भुजा 6.3 2 4, हाँ 2 भुजाएं जोड़ लेते हैं। जैसे हमने जोड़ लिया 6.3 और 5.9, 9 3 12 2 हाथ में लगा 1, 6 5 11, 12.2, ये हमेशा बड़ा 4.6 से, 2 भुजाओं के योग। अच्छा हम ले लेते हैं 5.9 और 4.6, तो 9 6 14 4 हाथ में लगा 1, 5 4 9 1 10, 10.4, ये भी हमेशा बड़ा है 6.3 से। अच्छा 6.3 और 4.6 ले लेते हैं एक बार, तो 6 3 9 और 6 4 10, 10., ये भी 5.9। तो मैं तीनों चीज़ें देख रहे हैं कि हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो नीचे में जाने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो हम पहले ऑप्शन को सही कर लेंगे और फिर आगे चल देंगे। हाँ तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ये रूट 3 हाँ ये थोड़ा मिस हो गया, यहाँ आरोही होना चाहिए था, ये आरोही होगा, कोई प्रिंटिंग में थोड़ी मिस हो गई, तो कोई बात नहीं। और आगे दिया गया रूट 5 4, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। अब हमें जो पावर 1/3 1/3 1/2 1/3 1/4 है, इसको हम हटा देंगे। इसको हटाने के लिए हमें पहले नीचे वाले जो भिन्न है, भिन्न से हटा के हम इसको संख्या में लाएंगे। पहले जो नीचे संख्या दी हुई है 2 3 4, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और तीनों संख्याओं में ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हट जाएगा। 2 3 4 का लासा 12 होता है, तो हम लोग लिखते हैं 3 की घाते 12/2, 4 की पावर 12/3, 5 की पावर 12/4, तो 2 छक्का 12, 3 की पावर 6 और 4 की पावर 4, 5 की पावर 3। अब हम लिखे 3 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 3, अरे सॉरी, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 3 81 81 3 243 24 243 729, तो हम लिख देंगे 729। चलिए अब हम इसके वैल्यू देखते हैं क्या होगी। 4 चौका 16, चौका 64 और 64 चौका 256, 64 चौका 256, 6 चौका 24, 6 चौका 16, ठीक 256 और 5 ये हो जाएगा 1 2 5। अब क्या दिया, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो हमको सबसे पहले 1 2 5 होगा, फिर क्या होगा 2 5 6 होगा, फिर होगा 7 2 9। तो इसको हम क्या था, इसके बाद ये था रूट 5 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 4, फिर ये हो जाएगा रूट 3। तो हम लोगों का ऑप्शन होगा 2 नंबर। तो संख्या को आरोही क्रम में लिख दी। इसी के साथ यूपी टेट 2021 पेपर सॉल्व हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट यूपी टेट
19 वाला पेपर सॉल्व कराएंगे और फिर इसी क्रम में आगे आते रहेंगे, आपको फिर डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर उस पर प्रैक्टिस सेट लगवाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।